वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पर्सनौला। डायरेक्ट टेस्ट के हवाले से मेरे वीडियोस अवेलेबल थे। हालांकि डायरेक्ट टेस्ट के अलावा या आप STHP, NTHP और फाउंडेशन के लिए भी इस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने सारे नाम लिखे हैं इस वजह से, क्योंकि बेसिक मैथ है वो सबके लिए सेम ही है। हाँ, STHP के लिए अलग है कि वहाँ थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है, बाकी आपकी टॉपिक सेम है। तो ये वीडियो भी देखें, इनिशियल मैंने इसमें ऐड किया है, अदरवाइज जो मेन कंटेंट है, सेट्स का टॉपिक है, वो वही है जो प्रीवियस था, मगर उसको मैंने सेटिंग की है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने हटा दी हैं, उतना कट करके पोर्शन रखा है जितना इन्फॉर्मेशन हमारी नीडेड है। क्योंकि उस वक्त मैंने कुछ बोली सी चीज़ें एक्स्ट्रा उस वक्त के हिसाब से, मगर वो अभी मुझे ही लगा कि वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने उतना कट करके जो मेन टॉपिक हमारी सेट्स की है वो इस वीडियो में हमने डिस्कस की है। तो सेट हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट लिखा तो हुआ है, बहुत ने देखा हुआ है पहले भी, मगर इसका मतलब क्या होता है? अगर हम कलेक्शन ऑफ टीचर्स लेते हैं तो यहाँ पे मसला क्या है, टीचर्स इंग्लिश के होते हैं, मैथ्स के होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के होते हैं। इवन अगर लेवल के लिहाज से देखें तो कोई स्कूल का, कोई यूनिवर्सिटी का, कोई कॉलेज का हो सकता है। तो इसलिए अगर हम देखें तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ टीचर्स तो है, मगर आगे नहीं बता कि किस चीज़ में बात हो रही है। सिमिलरली अगर हम दूसरा देखें एग्जाम्पल, तो उसमें 1 3 4 3 फिर 4 5 है। इसमें क्या है, डिस्टिंगनेस हम जो कह रहे हैं वो चीज़ नहीं है इसमें। यानी हमने कहा वेल डिफाइंड भी हो, डिस्टिंग भी हो। ये वेल डिफाइंड है क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट है, मगर यहाँ पे 1 3 जो है वो 2 दफ़ा है और 4 भी 2 दफ़ा है। अब अगर हम 4 को फिलहाल एक दफ़ा ही रखते भले, मगर कोई भी अगर एक नंबर रिपीटिशन में आएगा यानी डिस्टिंगनेस वहाँ पे नहीं रहेगी, तो इस वजह से वो डिस्टिंग नहीं रहे, यानी डिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं कहेंगे उसे। सिमिलरली हम अगर हम तीसरा देखें तो वो कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन क्लास 6 लिखा है। अब जो भी बॉय होगा वो डिफरेंट भी होगा और हमें बताएगा कौन सी क्लास, क्लास 6, हाँ वो कितने भी हों। अगर किसी स्कूल की पर्टिकुलर की बात करेंगे, किसी भी स्कूल की, हम अगर आगे और लिख सकते क्लास 6 इन दिस स्कूल, तो फिर तो और अच्छा हो जाएगा। मगर फिर भी हमें पता है कैटेगरी क्या है, तो ये हमारा वेल डिफाइंड भी होगा तो डिस्टिंग भी होगा। तो हमारी डेफिनेशन जो वेल डिफाइंड डिस्टिंग की है वो ऐसे ही है। अगर हम जब सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें मैथमेटिकल सिंबल्स ही आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी यूज़ होती हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन, बिलोंग्स टू, तो ये मैंने सारे नाम लिख लिए हैं। अब कहाँ पे यूज़ होंगी हम फिर वहाँ पे रेफ़र करेंगे। तो आपके लिए है कि अब जब आपको देखना है तो आप पास करके वीडियो को देख सकते हैं। मैं एक एक नाम नहीं, क्योंकि नाम मैंने लिखा है, सिंबल भी लिखी है, तो आप खुद देख सकते हैं। आगे क्या है हमारे पास के यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करें। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे एक ए सेट लिया है, दूसरा बी सेट लिया है, और हमने यूनियन लिखी है। यूनियन का मतलब होता है मिला के लिखना, तो दोनों को कंबाइन करके लिखा है। और इंटरसेक्शन में हम करते हैं दोनों में जो कॉमन हो। तो कॉमन देखें, दोनों में ए और बी में क्या है, 3 और 4, तो ये हमारी इंटरसेक्शन होगी। फिर हमारे डिफरेंस दो किस्म के होंगे, A-B और B-A। तो A-B का मतलब क्या होगा, ए में से हम बी के माइनस कर दें। तो ए में जो बी के होते हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे 3 और 4 है। तो एक में से अगर वो 3 4 निकाल लें तो जो ए के बचेंगे हम वो लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, B-A लिखेंगे तो हमें 5 मिलेगा। और हमें यहाँ से एक चीज़ और पता चली कि A-B इज़ नॉट इक्वल टू B-A। हाँ, कभी कभी इक्वल होगा, जब वो केस ऐसे, मतलब कुछ केसेस ऐसे होंगे इस सेट में जहाँ पे होगा, हमेशा ये ट्रू नहीं होगा। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो डिफरेंस ही होता है, हम सिर्फ यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं। जब u में से हमने a माइनस की तो u आपने लिखा 1 2, और u वन मैंने यहाँ पे 1 से लेके 6 तक रखा है, और a मैंने रखा है 1 3 5 6। ठीक है, तो हमारे पास जो बचेंगे वो 2 और 4 बचें, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। सिमिलरली फिर एक डेफिनेशन और आती है सिमेट्रिक डिफरेंस की। तो हम यूनियन निकाल के, इंटरसेक्शन निकाल के, जब यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस हो जाती है तो हम इसको एज ए सिमेट्रिक डिफरेंस का नाम देते हैं। एक्चुअल में एक ऑपरेशन है, मगर इसको कुछ नाम देना था, तो इस वजह से इसको, जैसे U-1 को नाम दिया था ए कॉम्प्लीमेंट का, वैसे ही ये सिमेट्रिक डिफरेंस भी एक नाम है, सिर्फ यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस करनी है। इसके बाद हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ होता है, तो यहाँ पे लिखने से थोड़ा वो हो जाता है सिंबल्स में, तो इस वजह से मैंने अपने बोर्ड पे लिख के यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दी, क्योंकि ये इजी रहता है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली जब हम इसको याद कैसे करते हैं एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो एक में यूनियन है तो वहाँ इंटरसेक्शन होगी, यहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन होगी। कॉम्प्लीमेंट अगर होल पे है तो अलग अलग आएगा। इसको ऐसे याद करने का तरीका है। सिमिलरली सबसेट एंड सुपरसेट क्या होता है, तो हम सबसेट कहते हैं, सॉरी मैं स्लाइड्स बना के, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता है इस वजह से नोटिफिकेशन आए थे, मगर एरोप्लेन मोड में भूल गया था लगाना। ठीक है, तो हम सबसेट कहते हैं कोई भी सब सेट ए बी का सबसेट कब कहलाएगा, हम कहेंगे ए द सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी, यानी ए का हर एलिमेंट अगर बी में होगा तो हम इसको
सबसेट कहेंगे। सिमिलरली अगर ए बी का सबसेट है तो बी को हम उसका सुपरसेट कहते हैं। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, सबसेट फाइंड करना है। एक तरीका होता है कि सबसेट निकालें कैसे, तो वो ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्टिव कम होगा। हाँ, हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो हम निकाल दे कैसे, वो भी है कि हम एम्प्टी लिखते हैं। अगर सिमिलरली यहाँ पे हम एक लिखते हैं ना ए बी सी, तो हम क्या करेंगे, एम्प्टी लिखेंगे, फिर ए अलग बी अलग सी अलग, फिर ए बी फिर बी सी फिर सी ए फिर ए बी सी। तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने स्किप किया था उस चीज़ को, मगर ऐसे हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबसेट। तो आपको तो वैसे ही वही देखना है ना कि सबसेट कौन सा होगा, तो जिसके सारे एलिमेंट मौजूद होंगे उस वाले में, तो आपका वो सबसेट बनेगा। फिर भी हमने यहाँ पे बात कर ली, अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट कहें सबसेट, या नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर किसी में 3 है, तो ये एन ऑफ ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट। ठीक है, इसको हम कार्डिनलिटी भी कहते हैं, तो मैंने वहाँ सिंबल्स में मेंशन किया हुआ है। तो एन ऑफ भी लिखते हैं और मॉड की सिंबल भी लगाते हैं। सिमिलरली हमें सबसेट कितने मिलते हैं, जब 2 की पावर देंगे जितने एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट 3 है तो 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगा। सिमिलरली पावर सेट क्या होता है, यहाँ पे मैंने पावर लिखा है, मिस्टेक है, पावर सेट के। पावर सेट इज़ ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, यानी हम जो सबसेट निकालते हैं उनको एक सेट में बंद करते हैं तो हमारा पावर सेट बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, जितने उसके सबसेट। जो फार्मूला आपके पास पावर सेट सबसेट के लिए था, वही पावर सेट के लिए भी यूज़ होगा। सिमिलरली इफ़ अगर हमने कंडीशन एक लिखी है, क्योंकि ऐसे आ सकता है कि अगर बी का सबसेट होना है तो हम यहाँ से एक ही डिड्यूस कर सकते हैं, यानी एक चीज़ हम देख सकते हैं। वो ऐसे होगा कि अगर हम यूनियन करेंगे तो अब ए अगर बी का सबसेट है ना, तो बी बड़ा है, तो यूनियन में बी आएगा, इंटरसेक्शन में जो स्मॉल और सेट है सेट वो आ जाएगा। तो इसमें भी हम ये देख सकते हैं। वैसे तो फर्स्ट ईयर की मैथ में या एमसीक्यूज है बुक में, मगर यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सेट थ्योरी में ये चीज़ आ सकती है, इतनी मुश्किल है नहीं। सिमिलरली अगर हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट देखें, तो प्रॉपर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ए सेट लिया है, उसके एक बी लिया, एक सी लिया, एक डी, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट कम हो, 2 भी हो सकते हैं, सबके सारे भी, जब सारे के सारे कम होंगे तो वो एक्चुअल में एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो एम्प्टी सेट भी सबसेट होगा, यानी इसके सारे सबसेट जो होंगे वो प्रॉपर होंगे सिवाय इसके अपने के, क्योंकि हर सेट अपना सबसेट भी होता है। ये भी एक स्टेटमेंट है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, और एम्प्टी सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ पे एवरी सेट है, वहाँ पे इट सेल्फ था। ठीक है, तो हमने डीज लिखा है, जो 2 4 6 8 वही लिखा है जो हमारा ए है, तो डी हमारा इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। बाकी बी और सी क्या है इसके प्रॉपर में क्या होता है, कम से कम एक एलिमेंट कम हो। अगर हम एम्प्टी भी लेंगे फिर भी वो प्रॉपर रहेगा। तो ऐसे भी हो सकता है कि ऐसा कौन सा सेट है जो जिसका कोई प्रॉपर सेट नहीं है। ठीक है, जिसका कोई प्रॉपर नहीं होता ना, वो एम्प्टी है, क्योंकि एम्प्टी का अगर सबसेट लेंगे तो एम्प्टी आएगा, वो खुद इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है। फिर ऐसा कौन सा सेट है जिसको एक प्रॉपर हो एक इम्प्रॉपर हो, तो हम फिर वो सिंगलेटन सेट लेते हैं। सिंगलेटन सेट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन करना था, मतलब मैं भूल गया, मगर मैं यहीं पे बता रहा हूँ। तो सिंगलेटन सेट वो होता है जिसमें एक एलिमेंट हो। ठीक है, तो अगर एक एलिमेंट के हम सबसेट लेंगे ना, एक एम्प्टी आएगा, एक वो खुद आएगा, तो खुद है वो प्रॉपर है, वो इम्प्रॉपर है, और जो एम्प्टी है वो इसका प्रॉपर है। तो हर सिंगलेटन सेट का सबसेट जो होगा एक प्रॉपर होगा, एक इम्प्रॉपर होगा। सिमिलरली हम कह रहे हैं इक्वल और इक्वलेंट सेट कैसे कहते हैं, तो हम 2 सेट्स को इक्वल कब कहते हैं, जब उनके एलिमेंट एक जैसे हों। ठीक है, तो जनवरी जून जुलाई लिखा है, दूसरे में सेट ऑफ मंथ्स एंड ईयर स्टार्ट विद जे, तो दोनों एक ही बात है, इस वजह से दोनों के एलिमेंट एक जैसे हैं, तो इस वजह से ये इक्वल कहलाएंगे। सिमिलरली 2 सेट्स को हम इक्वलेंट कब कहेंगे, जब हमारे पास क्या होगा कि उनकी तादाद एक जैसी हो, यानी क्वांटिटी। तो अगर हम देखें ए ई आई ओ यू देखें और 2 4 6 8 9 देखें, तो यहाँ पे दोनों में 5 एलिमेंट हैं, भले वो डिफरेंट हो मगर 5 5 हैं, तो इस वजह से ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट कहलाएंगे। यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट की सिंबल मेंशन नहीं की हुई, मगर इक्विवेलेंट के लिए हम इक्वल के लिए तो आपको पता है ना, इक्विवेलेंट के लिए भी सिंबल देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी मिस्टेक है कि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं कर पाया। अभी याद आई कि इक्विवेलेंट के लिए सिंबल हम मोस्टली को तो पता है, मगर जिनको नहीं पता वो गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जाएगी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं सेट्स की, जो इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू इनमें से बन सकता है कि अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखें यूनियन के लिहाज से क्या होगी, ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन के लिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन है। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी 3 सेट्स होते हैं, यानी इसका मतलब क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, हम 3 सेट्स को यूनियन करना चाहते हैं, पहले 2 को करके तीसरा बाद में करते हैं, या पहले आखिरी 2 वालों को करके बाद में पहला करें, यूनियन या इंटरसेक्शन। तो दोनों के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसे होगी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो किस्म की होती है, एक यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब जब देखें मैं ये कहता हूँ जब हम डिस्ट्रीब्यूट कोई चीज़ करते हैं तो वो ज़्यादा के पास होती है ना, तो यहाँ पे देखें यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इस वजह से ए यूनियन बी आ रहा है, एक इंटरसेक्शन बी ए यूनियन सी आ रहा है, तो यूनियन जो है वो 2 बार आई है। सिमिलर नीचे वाले में देखें तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट लिखा है बी यूनियन सी, तो इंटरसेक्शन 2 में होगी और यूनियन एक दफ़ा आएगी। ठीक है, तो जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है वो 2 के पास आनी चाहिए, वो यहाँ पे आई भी है। तो एक और प्रॉपर्टी भी बनती है यहाँ, डिफरेंस के लिए भी बन जाता है, क्रॉस के लिए बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब हमारे पास कुछ वेल नोन सेट्स होते हैं, कौन कौन से हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ होल नंबर्स है, इंटीजर्स हैं और रेशनल नंबर जिनको हम पी अपान क्यू में लिख पाएँ मगर पी क्यू इंटीजर हो, क्यू नॉन ज़ीरो हो। यहाँ पे हम कहते हैं क्यू डैश यानी ना लिख पाएँ हम पी अपान, हालांकि मतलब लिखते हैं हम ऐसे हैं मगर इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है अगर हम रेडिकल 3/2 हमने लिखा है ना, तो वो तो देखें इरेशनल क्यों है, क्योंकि रेडिकल 3 खुद इंटीजर नहीं है मगर अपान में 2 वाला इंटीजर है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होते हैं तब वो नंबर रेशनल बन जाता है। जब यहाँ पे एक भी इंटीजर मतलब मिनिमम कोई एक अगर इंटीजर नहीं है तो ओवरऑल आपका इंटीजर नहीं होगा, तो इस वजह से हम इसको ना लिखवाना कहें, यानी एक सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू हम इसलिए कहते हैं, हम लिखते हैं अपान में, यानी रेडिकल 3/2 लिखा है, रेडिकल 2/5 लिख लिया, तो वो एक में रेडिकल है दूसरे में नहीं है, मगर एक में रेडिकल होने की वजह से वो इंटीजर नहीं रहा। हाँ, अगर रेडिकल 4/9 है तो 4 का रेडिकल तो सॉल्व हो सकता है ना, फिर वो रेशनल में चला जाएगा। सिमिलरली रियल नंबर जस्ट यूनियन इन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल। ये इस वीडियो की लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद वेज ऑफ राइटिंग असेट या हम फॉर्म्स ऑफ राइटिंग असेट कहते हैं। फॉर्म्स क्यों लिखें? क्योंकि नाम में फॉर्म आते हैं, तो हम इसको वीडियो के एंड करेंगे क्योंकि सेट 3 और आगे चलनी है और इसमें मज़ीद चीज़ें आएंगी, एक वीडियो में काफ़ी नहीं है करना। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है? हमारे पास हम सेट को वर्ड्स में लिखते हैं या सेंटेंस में लिखते हैं, मैं ऐसे कहता हूँ। अगर हमने लिखा ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 9, तो ये वर्डिंग में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको टेबुलर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? जो नंबर्स एग्जैक्टली होंगे, तो टेबुलर में लिखने के लिए आपको कामा यूज़ करनी पड़ती है और कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ती है। तो कर्ली ब्रैकेट हम यूज़ किए और नंबर्स के बीच में कामा लिखा है और बिटवीन लिखा है। अगर यहाँ पे फ्राम होता तो 3 और 9 खुद भी आते, यानी फ्राम 3 to 9 होता, या फिर लेस देन और ग्रेटर देन होता तो फिर तो और अच्छा हो जाता ना। अगर हम कहते हैं कि ग्रेटर देन 3 और लेस देन 9, तो ग्रेटर देन 3 और लेस देन 9 कहें या बिटवीन 3 9 के बात एक ही होती है, कहने का तरीका अलग है। सेट बिल्डर क्या होता है? हम सेट को लिखते हैं वर्डिंग्स मैथमेटिकल सिंबल्स में, जो हमने डिफाइन किए सिंबल, तो बिलोंग्स टू लिखा है, सच दैट लिखा है, तो सारा तो ये मोस्टली इसके लिए होता है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है क्योंकि हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेंगे। कौन से 3 और 9 के दरमियान है, तो इस वजह से यहाँ लेस देन की सिंबल आई है। अगर हम फ्राम लिखते तो हमारा आता 3 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 9, तो वहाँ जो नंबर इक्वल मतलब इंक्लूड होगा खुद, तो उसमें हम वो इक्वलिटी की साइन लगाएं। इक्वलिटी का मतलब क्या होगा कि लेस देन आर इक्वल या ग्रेटर देन आर इक्वल, वो डिपेंड करता है आपके पास क्या है।